पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के महान न्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 76 में कहा गया है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत की पहली सुपर फास्ट ट्रेन का नाम बताइए। तो भारत की सबसे पहली सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी थी, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था डेक्कन क्वीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकता है, किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72 के तहत वह किसी भी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 44, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूरी गगारिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था, तो वह किस देश से था। तो किस देश से था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस से था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो वह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूटिया जनजाति जो व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है। तो एक तरह से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो आपको बता दूं कि भूटिया जो जनजाति है वह सिक्किम राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया था। तो भारत का जो पहला उपग्रह हुआ था किसके नाम पर रखा गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो कितना साक्षरता दर था। तो वो था 74.04, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि लेबर डे या फिर मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा जहां पर सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन किया जाता है। तो यहां पर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल को भी क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त होती है, तो वो किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 161। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कौन थे इसके लेखक। तो इसके लेखक थे अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अंतिम मास में मनाया जाता है। तो कौन सा ऐसा हिंदू त्यौहार है जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीने के लास्ट में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा होली, जो कि फागुन महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है।
तो सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो उसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो यह महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका जवाब हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? तो वह करनाल में हुई थी, जो कि हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? तो प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शंस हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेटकाफ को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉर्ड मेटकाफ ने प्रेस को मुक्त कर दिया था, यानी प्रेस अधिनियम को पारित किया था और प्रेस का जो अधिकार था उसको यहाँ पर पूरी तरीके से मुक्त कर दिया था। और यहाँ पर जो पत्रकार थे, जो प्रेस थे, वो यहाँ पर खुलकर बोल सकते थे और लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस नौसैनिक जहाज का नाम बताना है जिस पर 1946 का जल सेना विद्रोह हुआ था। तो कौन सा जहाज था उसका नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HMIS तलवार, जो कि जहाज का नाम है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को राजी करने वाली महिलाओं में से कौन थी? तो आपको बता दूं कि नमक सत्याग्रह आंदोलन में केवल पुरुष शामिल थे, लेकिन बाद में एक महिला जो कि गांधी जी को राजी कर लेती है और उसमें महिलाएं भी शामिल हो जाती है। नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हो जाती है। तो कौन वह महिला थी? तो इसका जवाब हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी चालू किया था, तो उस पार्टी का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बताया है? तो यहाँ पर जिन्ना का मतलब क्या हो गया? मोहम्मद अली जिन्ना। तो उनको किसने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बताया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बतलाया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी कि सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली ने। ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली ने किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख दिया? तो 1920 में किसने अपना नाम बदल दिया था और स्वराज सभा रख दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, जो कि अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि चावल की खेती किस हड़प्पा स्थल से जुड़ी है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि चावल की खेती से जुड़ी हुई है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। इसके अलावा यहाँ पर और भी एक ऑप्शन सही हो सकता था। यहाँ पर अगर ऑप्शन में रंगपुर दिया होता तो वो भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर रंगपुर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लोथल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सिंधु घाटी में अग्नि की पूजा अग्नि वेदी की खोज से सिद्ध होती है। तो सिंधु घाटी सभा में अग्नि की पूजा होती थी, तो किस जगह पर यह प्रमाणित होता है?
तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में यह देखने को मिलता है। ऑप्शन सी, कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 में खाली स्थान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा वह धर्म से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी धर्म लिखा हुआ है और यहाँ पर धर्म भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नस्ल, जाति, भाषा, यह अनुच्छेद 25 में उल्लेख नहीं है, केवल धर्म उल्लेख है। तो ऐसे में जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार की अंतरात्मा की स्वतंत्रता है, यानी कि अनुच्छेद 25 में केवल धर्म से रिलेटेड बातें की गई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसमें नागरिकता के बारे में उल्लेख मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा भाग दूसरा में, ऑप्शन बी, भाग दूसरा में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो कौन सा सदन हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा राज्यसभा का जो सदन का अध्यक्ष होता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है या फिर अध्यक्ष होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सदस्य संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित होती है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें होती है? तो वो होती है संसद के पास। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें, तो वहाँ की न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो कौन सा अर्थशास्त्री का देन है मानव विकास सूचकांक? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महबूब उल हक का देन है, जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा कृषि आयकर, जो कि केंद्र सरकार का राजस्व का स्रोत नहीं है, यह राज्य सरकार का राजस्व का स्रोत है। कृषि आयकर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके जगह अगर भू राजस्व भी लिखा होता तो दोनों का मतलब सही होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि या फिर जो मध्य अक्षांशीय घास मैदान है उसका नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा पंपास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा मिट्टी है उसको सर्वग्राही मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लाल मिट्टी को जाना जाता है। ऑप्शन सी, लाल मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए सही जगह चुने। तो कौन सा ऐसा विकल्प हो जाएगा जो कि ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर खंबाट की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन में गंगा डेल्टा, इन सभी से ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे में उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तरी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका में जो ताजे पानी की झील है वो भी विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो उस झील का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा लेक सुपीरियर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है? यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर मिलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव त्वचा का रंग किससे निर्मित होता है? तो मानव का जो त्वचा होता है उसका रंग किस कारण से निर्मित होता है या फिर किससे निर्मित होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलेनिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दाद, जिसको रिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किसके संक्रमण द्वारा होता है? तो दाद या फिर रिंग वर्म किसके संक्रमण के द्वारा होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पीयूष, जिसको पिट्यूरी ग्रंथि भी कहते हैं,
कहाँ पर स्थित होती है? तो वो कहाँ पर स्थित होती है? तो वो मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रायोफाइटस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? तो किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एस्पार्टेम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं उसका इस्तेमाल खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो क्या बनता है? तो वह क्या बन जाता है? तो सातवां का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सकारात्मक हीलियम आयन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो देख सकते हैं कि ऑप्शन सी, टंगस्टन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा धुंध का घटक नहीं है? तो कौन सा धुंध का घटक नहीं है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड, जो कि धुंध का घटक नहीं है। बाकी देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये तीनों धुंध के घटक हैं, क्योंकि इनके कारण ही धुंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में मैलिक अम्ल पाया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में किसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि घड़ियों में किस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विकिरण चिकित्सा में सामान्यतः कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और उछालदार बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबड़ में हम क्या मिला देंगे जिससे कि वह मजबूत हो जाएगा और उछालदार हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा सल्फर को मिलाने पर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यूरिया एक खाली स्थान उर्वरक है, तो यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? तो यह एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चीनी किसका एक उदाहरण है? तो चीनी किसका उदाहरण है? तो चीनी यौगिक का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तत्व 106 की खोज किसने की थी? तो तत्व 106 की खोज किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीबोर्ग ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बिजली उत्पादन करने के लिए बिजली संयंत्रों में ईंधन के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा ऐसा धातु है जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए बिजली संयंत्रों में किया जाता है ईंधन के रूप में? तो इसका जवाब हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो किस में चांदी नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि तरल अवस्था में पाए जाने वाली आधातु है, तो तरल अवस्था में पाए जाने वाली आधातु कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्लेग यह नाम किसे दिया गया था? तो स्लेग का नाम किसको दिया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलित कैल्शियम सिलिकेट को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांस्य खाली स्थान की मिश्र धातु है, तो कांस्य किन किन चीजों से बना होता है? तो यह आपका बना होता है तांबा और टीन से, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है?
तो प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो यह अमाशय से शुरू होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन में प्लाज्मा प्रोटीन नहीं दिया गया है? तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हिपेरिन, जो कि प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे शरीर के किस अंग में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है? तो रेड ब्लड सेल का निर्माण हमारे शरीर में किस अंग में होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रक्त जमाव से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का स्राव निम्नलिखित में से किससे होता है? तो किससे होता है? तो ये होता है गर्भनाल प्लेसेंटा से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टीरॉयड हार्मोन्स की आणविक रचना लगभग किसकी आणविक रचना जैसी होती है? तो इसकी रचना किसकी जैसी होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेस्ट्रॉल की जैसा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजर बेकन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वाणिज्यिक उर्वरक में से कौन सा तत्व सबसे कम पाया जाता है? तो कौन सा तत्व वाणिज्यिक उर्वरक में सबसे कम पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि सबसे कम पाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।